हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको सोल के इकोनॉमिक्स फॉर सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम के असाइनमेंट के क्वेश्चन का आंसर शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप आगे समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और समझें, फिर आप बाद में इसे लिख सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम को चित्र व तालिका की सहायता से समझाइए। दोस्तों, इस नियम को समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का पता होना चाहिए। पहली परिभाषा है कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्शन। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उत्पादन का कुल योग कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे आपने एक वस्तु की पहले दिन 10 इकाइयाँ बनाई, दूसरे दिन 20 इकाइयाँ बनाई और तीसरे दिन 30 इकाइयाँ बनाई, तो आपके पास चौथे दिन वस्तु की कितनी इकाइयाँ बनी हुई हैं। जैसे आपने पहले दिन वस्तु की 10 इकाइयाँ बनाई, दूसरे दिन 20 इकाइयाँ बनाई और तीसरे दिन 30 इकाइयाँ बनाई, तो आपके पास चौथे दिन वस्तु की 60 इकाइयाँ होंगी, वो भी बनी हुई। इसे ही दोस्तों कुल उत्पाद कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है TP = सिग्मा MP। दूसरी परिभाषा है औसत उत्पाद। कुल उत्पाद को श्रम की इकाई से भाग कर देने पर औसत उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं AP = TP/L। L यहाँ पर हमारी श्रम की इकाई है। तीसरी परिभाषा है सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। एक वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तु का उत्पादन करने पर जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उत्पाद कहते हैं। जैसे आपने पहले दिन 10 इकाई का उत्पादन करा था और दूसरे दिन 20 इकाई का उत्पादन करा था। जो आपने दूसरे दिन जितनी अधिक इकाई का उत्पादन करा था, जैसे आपने 10 अधिक इकाई का उत्पादन करा था, उसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, जो था परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसमें पहले हम इस नियम को बताएंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों, वैसे ये नियम सीमांत उत्पाद से रिलेटेड है, जिसमें पहले सीमांत उत्पाद बढ़ता है, घटता है और लास्ट में ऋणात्मक हो जाता है, जिस कारण इसमें 3 नियम लागू होते हैं। पहला बढ़ते प्रतिफल का नियम, दूसरा घटते प्रतिफल का नियम और तीसरा ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। दोस्तों, यदि कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है, जिसके कारण बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। और यदि कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटता है, जिस कारणवश घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। और यदि कुल उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, जिस कारण ऋणात्मक प्रतिफल का नियम लागू होता है। दोस्तों, ये है तालिका। इसमें आप लेवर देख सकते हैं 0 से लेकर 7 तक। फिर है दोस्तों टोटल प्रोडक्शन, जो 0 लेवर पर 0 होता है, फिर 2, 7, 16, 21, 23, 23, 21 हो जाता है। फिर आता है दोस्तों एवरेज प्रोडक्शन, जो आप TP को लेबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मतलब 2 को 1 से डिवाइड कर 2, 7 को 2 से डिवाइड करके 3.5, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्शन, जो कि पहले 2 है फिर 5 है। 5 ये TP को 7 में से 2 माइनस करने पर 5 आया है। फिर ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन है 9, जो कि 16 में से 7 माइनस करने पर आया है। ऐसे ही आप सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 अवस्था है। जब MP लगातार बढ़ता है, जैसे कि 2 से लेकर 9 तक, तो ये पहली अवस्था होती है, जिसे बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। अवस्था 2, जिसमें MP घटता है, जैसे कि 9 से लेकर 0 तक, इसे घटते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। अवस्था 3, जिसमें MP ऋणात्मक होता है, जैसे 0 से लेकर -2 तक, इसे ऋणात्मक प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। इन सारे परिवर्तनों को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। दोस्तों, ये चित्र है जो कि उसी तालिका से बना हुआ है, जिसमें TP पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर घटने लगता है। फिर AP, जो कि पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है, पर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। फिर आता है दोस्तों MP, जो कि पहले बढ़ता है फिर घटता है और बाद में ऋणात्मक हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं।
अब हम एक एक करके सारी अवस्थाओं को डिटेल में समझेंगे। अवस्था पहली, जिसमें कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है और औसत उत्पाद भी बढ़ता है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है, परंतु सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। दोस्तों फिर आती है अवस्था सेकंड, जो कि परिवर्तनशील अनुपात की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें टीपी घटती दर से उस समय तक बढ़ता रहता है जब तक वह अधिकतम ना हो जाए। इस अवस्था में सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों ही घटते हैं, किंतु धनात्मक होते हैं। यह अवस्था इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सारी फर्में इसी अवस्था के अंदर उत्पादन करती हैं। फिर आती है अवस्था तीसरी, जिसमें कुल उत्पाद घटता है और सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, परंतु औसत उत्पाद ऋणात्मक नहीं होता है। दोस्तों कुछ ऐसी अवस्था होती हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, जिसमें से है पहली, यदि तकनीक में परिवर्तन होता है तो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पादन कम भी हो सकते हैं। दोस्तों ये नियम तब भी लागू नहीं होता है जब सारे संसाधन एक ही अनुपात में परिवर्तित कर दिए जाएं। दोस्तों हम इसमें भौतिक लागत और भौतिक आगम के बीच ही विचार करते हैं, ना कि मौद्रिक लाभ को कैसे बढ़ाया जाए इस पे विचार करते हैं। फिर आता है हमारा बी पार्ट, जिसमें है अल्पकालीन लागत वक्र से दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की व्युत्पत्ति को दर्शाइए। दोस्तों इसमें पहले हम अल्पकालीन लागत बताएंगे कि अल्पकालीन लागत क्या होती है। अल्पकालीन लागत वह लागत होती है जो एक मालिक द्वारा अल्पकाल के लिए फर्म में लगाई जाती हैं। ये 7 तरीकों की होती हैं, जिसमें से पहला है कुल लागत। किसी फर्म द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने में जो लागत आती है उसका कुल योग कुल लागत कहलाता है। इसका फॉर्मूला है TC = सिग्मा MC या फिर है TC = TFC + TVC। दूसरी लागत है कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक जैसी होती है। इसका फॉर्मूला है TFC = TC - TVC। इसका एग्जाम्पल है जैसे बिल्डिंग का रेंट। दूसरी लागत है कुल परिवर्तित लागत। यह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर बदलती रहती है। इसका फॉर्मूला है TVC = TC - TFC। इसका उदाहरण है जैसे मजदूरी, वेतन। चौथी लागत है औसत लागत। जब हम कुल लागत को इकाई से भाग कर देते हैं तो हमें औसत लागत प्राप्त होता है, जैसे इसका फॉर्मूला है AC = TC/Q। पांचवी लागत है औसत स्थिर लागत। जब हम कुल स्थिर लागत को इकाई से भाग कर देते हैं तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला है AFC = TFC/Q। छठी लागत है औसत परिवर्तित लागत। जब हम कुल परिवर्तित लागत को इकाई से भाग कर देते हैं तब हमें औसत परिवर्तित लागत प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला है ABC = TVC/Q। सातवीं लागत है सीमांत लागत। एक वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तु का उत्पादन करने पर जो कुल लागत में परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। इसका फॉर्मूला है TCN - TCN-1। फिर आती है दोस्तों दीर्घकालीन लागतें। दीर्घकालीन लागतें वह लागतें होती हैं जिसमें मालिक दीर्घकाल के लिए इन्वेस्ट करता है। फिर आते हैं हम अपने दोस्तों क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे, जो था अल्पकालीन लागत वक्र से दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की व्युत्पत्ति। इसे हम दोस्तों एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे, जिसमें दोस्तों एक फर्म के पास 3 औसत लागत वक्र हैं, जिस पे वो चाहे उस पे प्रोडक्शन कर सकती है। फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को परिवर्तनशील आगतों में परिवर्तन करके बढ़ा या घटा सकती है, जैसा कि आप अल्पकालीन औसत लागत वक्र के चित्र में देख सकते हैं। परंतु दोस्तों दीर्घकाल में फर्म अपने संयंत्र को बदल सकती है, इसलिए वह अपने फर्म में बड़े बदलाव भी कर सकती है, जैसा कि आप चित्र में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को देख सकते हैं। दोस्तों ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर फर्म को ज़्यादा उत्पादन करना होता है तो वो बड़े संयंत्र का चयन करती है। यदि फर्म को कम उत्पादन करना होता है तो वो छोटे संयंत्र का चयन करती है। दोस्तों इसमें भी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है। दोस्तों दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को नियोजन वक्र भी कहते हैं, क्योंकि फर्म किसी भी स्तर पर उत्पादन करने की योजना बना सकती है। फर्म को दीर्घकालीन औसत लागत वक्र से ये फ़ायदा होता है कि उत्पादन को न्यूनतम संभव लागत पर कैसे किया जा सकता है। फिर आते हैं हम अपने दोस्तों सी पॉइंट पे, सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं बताइए।
दोस्तों इसमें हम पहले समुत्पाद वक्र को बताएंगे कि समुत्पाद वक्र होता क्या है। दोस्तों समुत्पाद वक्र एकदम उदासीनता वक्रों के समान ही होता है। समुत्पाद वक्र साधनों के उन सभी संयोजन की अभिव्यक्ति करता है जो उत्पादन के एक से स्तर के उत्पादन में समर्थ होते हैं। दोस्तों यह समुत्पाद वक्र का चित्र है। दोस्तों अब हम इसकी विशेषताएं बताएंगे। इसकी पहली विशेषता है समुत्पाद वक्र का ढलान नीचे की ओर दाईं तरफ झुका हुआ होता है। इसकी तीसरी विशेषता है समुत्पाद वक्र सदैव मूल बिंदु के प्रति अचल होता है। इसकी तीसरी विशेषता है दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इसकी चौथी और सबसे मुख्य विशेषता ये है कि एक अपेक्षाकृत उच्च समुत्पाद वक्र निम्न समुत्पाद वक्र की अपेक्षा ऊंचे स्तर की अभिव्यक्ति करता है। इसकी पांचवी विशेषता यह है कि समुत्पाद वक्र किसी भी अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। और इसकी छठी विशेषता यह है कि समुत्पाद वक्र में सदैव दो कारकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें कोविड-19 की इस स्थिति में असाइनमेंट के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा है।